हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आप ये वीडियो देख रहे हैं घटना चक्र पीसीएस चैनल पर। ये घटना चक्र पीसीएस चैनल हमारे मेन चैनल से इतर दूसरा चैनल है, जहां पर हम लोग सिर्फ पीसीएस ओरिएंटेड कंटेंट जो होते हैं वो सिर्फ लेकर आएंगे। जो भी खबरें होंगी, जो भी वीडियोज आएंगे यहाँ पर, ये सारे खबरें, सारे वीडियोज सिर्फ पीसीएस परीक्षा से रिलेटेड ही आएंगे। और जो भी आपके पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या हिंदी भाषी क्षेत्र, जितने भी पीसीएस परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वहां पर रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स पर हम अपने इस वीडियो में लोग धीरे 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 करके चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे खबरों में रहे चर्चित स्थल फरवरी पार्ट 1 क्यों लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछले एक हफ्ते में, पिछले एक सप्ताह में अगर जो देखा जाए तो जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थल रहे, जो चर्चा में रहे, किन्हीं कारणों से वो चर्चा में आए, उन सब पे आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो संदर्भ है, जो चर्चा का कारण था, चर्चा का कारण हम आपको बताएं और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आते हैं, उन सबको अपने इस वीडियो में हम लोग कवर करें। खासकर मेरा फोकस होगा कि हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होती हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी मैपिंग भी तैयार होती जाएंगी और परीक्षा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स होते हैं वो सब कुछ आपको स्टैटिक जीके के तैयार होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो स्थल रहा नामीबिया। अब नामीबिया कंट्री क्यों चर्चा में आ गया था, देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि दक्षिण अफ्रीका से 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने वाले सैम नोजुमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब सैम नोजुमा जो थे, इन्होंने 1990 में नामीबिया को स्वतंत्र करवाया था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, पहले नामीबिया देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के अधीन था, दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ। अब सैम नोजुमा जो थे, इनको नामीबिया का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या? राष्ट्रपिता कहा जाता है। और ये पहले राष्ट्रपति भी थे, पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति भी थे और इनको नामीबिया का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स याद रखना। अब नामीबिया का जिक्र आया तो नामीबिया से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आइए एक एक करके मैपिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए चलते हैं। तो भौगोलिक स्थिति, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देख ले तो स्थान, सबसे पहले स्थान देखे तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जो नामीबिया है। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। सीमाओं की बात कर ले, नामीबिया की जो सीमा है, सीमाओं की बात कर ले तो उत्तर में अंगोला और जाम्बिया से लगती है। ये नामीबिया है। ठीक है, नामीबिया है। अब इसकी सीमा अगर जो देखी जाए तो उत्तर में अंगोला से लग रही है और जाम्बिया से लग रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, पूर्व में बोत्सवाना से लगती है। पूर्व में अगर जो देखें, ईस्ट में देखें तो बोत्सवाना से लग रही है। और उसके बाद अगर हम देखें दक्षिण में, तो दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से लग रही है। किससे? दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से लग रही है इसकी सीमा। अब यहां पर दक्षिण है तो दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका से इसकी सीमा लग रही है नामीबिया की। ठीक है, विंडहक इसकी राजधानी है। और अगर हम बात करें इसके, जैसे हमने दक्षिण की बात कर ली, ईस्ट की बात कर ली और नॉर्थ की बात कर ली, अब वेस्ट की बात कर ले तो यहां पर देखें तो साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी कि पश्चिम में देखें तो अटलांटिक महासागर से सीमा लगती है नामीबिया की। तो नामीबिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बेसिकली किन किन देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद राजधानी क्या है? विंडहक इसकी राजधानी है। और अगर जो देखें तो इसकी सीमा किस समुद्र से लगती है, तो साउथ अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा लगती है। जलवायु कैसी है यहाँ की, तो जलवायु के बारे में बात कर ले तो जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क, अधिकांश भाग रेगिस्तानी है। जो नामीबिया है, नामीबिया की जलवायु शुष्क है, अर्धशुष्क है, तथा यहाँ का जो अधिकांश भाग है, अधिकांश हिस्सा है, वो रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेगिस्तान वगैरह पड़ेंगे उनके बारे में हम आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। अब यहाँ की प्रमुख नदियां जान लेते हैं। तो यहाँ की प्रमुख नदियों में पहली नदी कौन सी है? ये पहली नदी है ओकावांगो नदी। तो ओकावांगो नदी अंगोला से बहते हुए बोत्सवाना में प्रवेश करती है। ठीक है, अंगोला से बहते हुए बोत्सवाना में ये नदी प्रवेश करती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है ओकावांगो नदी। आगे हम बात करें, दूसरी नदी कौन सी है? कुनेने नदी। ये अंगोला से नामीबिया में प्रवेश करती है, अंगोला से नामीबिया में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे हम बात करें जाम्बेजी नदी। अब जाम्बेजी नदी के बारे में बात कर ले तो ये उत्तर पूर्व में जाम्बिया से सटी सीमा पर है। यहां पर आप देखें, उत्तर पूर्व में जाम्बिया से जो सटी हुई सीमा है वहां पर है जो ये जाम्बेजी नदी। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में जाम्बिया से सटी सीमा पर ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो नामीबिया से संबंधित है। तीन प्रमुख नदियां हैं, नामीबिया से संबंधित है। अब प्रमुख पर्वत की बात कर ले, नामीबिया के अंतर्गत प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखें ब्रैंडबर्ग पर्वत। जो ब्रैंडबर्ग पर्वत है ये नामीबिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ब्रैंडबर्ग पर्वत, यहां पर आप देखिए, ये है उसका लोकेशन ब्रैंडबर्ग पर्वत का।
और ये नामीबिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी टोटल ऊंचाई की बात कर ले तो 2573 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके साथ साथ कुछ अन्य पर्वत भी यहाँ पर है नामीबिया में, हरदाप पर्वत और एरोंगो पर्वत, ठीक है, एरोंगो पर्वत और हरदाप पर्वत, साथ ही साथ ब्रेंडबर्ग पर्वत जो है ये नामीबिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो नामीबिया के बारे में इतनी चीजें हमने देखी। आगे हम प्रमुख रेगिस्तान के बारे में चर्चा कर लें कि नामीबिया में जो प्रमुख रेगिस्तान है वो कौन कौन से। सबसे पहले नामिब रेगिस्तान, जो नामिब रेगिस्तान है यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट के आसपास ये नामिब डेजर्ट फैला हुआ है, ठीक है, आप अपने मैप में देखिएगा, वेस्ट कोस्ट के आसपास नामिब रेगिस्तान फैला हुआ है। दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है, दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से ये एक है। उसके बाद हम बात कर लें तो कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी डेजर्ट की बात कर लो तो यहां पर आप देखें ये कालाहारी डेजर्ट, नामीबिया का जो ये हिस्सा है, यहां पर आप देखें राजधानी से नीचे कालाहारी डेजर्ट। तो दो डेजर्ट है जो यहां पर फेमस है, नामीबिया, नामिब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट, ये दोनों पड़ते हैं। कालाहारी डेजर्ट बेसिकली नामीबिया में भी फैला हुआ है। तो यहाँ पर आगे हम राजनीतिक परिचय के बारे में बात कर ले तो राजनीतिक परिचय में देखें तो यहाँ पर राजधानी क्या है, विंडहॉक इसकी राजधानी है। आगे बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं नांगोलो मुवुम्बा, नांगोलो मुवुम्बा यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्रता की बात कर ले तो 21 मार्च 1990 में दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ था, 21 मार्च 1990 में दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। सोम नोजुमा जो थे उनके द्वारा ही स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी, इसी वजह से उनको पहला राष्ट्रपति भी बनाए गए थे और यहाँ के नामीबिया के राष्ट्रपिता भी उनको कहा जाता है। आधिकारिक भाषा की देख ले तो आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है, हालांकि अफ्रीकांस और ओसीवाम्बो भी बोली जाती है, ओसीवाम्बो और अफ्रीकांस भाषा यहाँ पर बोली जाती है। बेसिकली मूल भाषा जो है यहाँ की अंग्रेजी है, लेकिन ये दो भाषाएं भी बोली जाती है। और यहाँ पर मुद्रा की बात कर ले तो मुद्रा क्या है, नामीबियन डॉलर यहाँ की मुख्य मुद्रा है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य विशेषताओं के बारे में देखें तो ओंटास एंटोसा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एंटोसा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पड़ता है नामीबिया में। फिर उसके बाद देखें जो एंटोसा राष्ट्रीय उद्यान है ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। फिश रिवर कैनियन है, ठीक है, जो फिश रिवर कैनियन है यहाँ पर देखिए फिश रिवर, ये फिश रिवर आप देख रहे हैं मैप में, तो फिश रिवर यहाँ पे अवस्थित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी घाटी क्षेत्र है, अफ्रीका की सबसे बड़ी घाटी क्षेत्र कौन सी है, परीक्षा में आपसे पूछे तो आप टिक करके आइएगा कि फिश रिवर कैनियन जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी घाटी क्षेत्र है। और ये कहाँ पर पड़ता है, नामीबिया में ये पड़ता है, नामीबिया देश के अंतर्गत आता है। और नामीबिया की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडहॉक है। आगे हम बात करें स्केलेटन कोस्ट, अब जो स्केलेटन कोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्केलेटन कोस्ट, ठीक है, ये इलाका है स्केलेटन कोस्ट का। और स्केलेटन कोस्ट है बेसिकली अगर जो देखा जाए तो जहाजों के मलबे और रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है स्केलेटन कोस्ट, ये जहाजों के मलबे और रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है स्केलेटन कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजों के बारे में नामीबिया के बारे में चर्चा की। अगली जो प्लेस है, अगला प्लेस कौन सा है, अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना क्यों चर्चा में रहा जान लेते हैं, संदर्भ क्या है, तो अर्जेंटीना के बायोटेक फार्मा खेरियन के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर CS9 तकनीकी का इस्तेमाल करके घोड़ों के जीन एडिटिंग कर दुनिया का पहला सुपर हॉर्स विकसित किया है, ठीक है। दुनिया का पहला सुपर हॉर्स किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया, बेसिकली जो हॉर्स होते हैं यहाँ पर देखा जाए जो रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है, उनमें ये घोड़े दौड़ाए जाएंगे। और वहां पर देखा जाए तो अर्जेंटीना के बायोटेक फार्मा, कौन सी कंपनी का नाम क्या है, खेरियन, यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर CS9 तकनीकी जो जीन एडिटिंग की तकनीकी होती है उसका इस्तेमाल करके 5 घोड़े तैयार किए हैं। और ये 5 घोड़े सुपर घोड़े हैं जिनके अंदर देखा जाए तो तेज दौड़ने की क्षमता है, साथ ही साथ ये अन्य घोड़ों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अर्जेंटीना इस वजह से चर्चा में आ गया था, यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया था ये। अब अर्जेंटीना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको भी अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉइंट्स में। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर ले तो महाद्वीप देखें तो अर्जेंटीना जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो अर्जेंटीना है यहाँ पर अर्जेंटीना आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। देश की सीमा, अब देश की सीमा उत्तर में बोलीविया और पराग्वे से, कहां से, उत्तर में किससे किससे लगती है, बोलीविया और पराग्वे से लग रही है, यहाँ पर देखें बोलीविया से और पराग्वे से, उत्तर में बोलीविया और पराग्वे से लग रही है। उसके बाद हम बात करें उत्तर पूर्व में ब्राजील और उरुग्वे से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊं मैप में तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा निकला हुआ है बाहर और ये है उरुग्वे। तो ये तो हो गया उरुग्वे और ये हिस्सा किसका है, ये ब्राजील का है, ये हिस्सा है ब्राजील का, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए
उत्तर पूर्व में ब्राजील से और उरुग्वे से लगती है। पश्चिम में किससे लगती है? पश्चिम में चिली से लगती है। पश्चिम में अगर जो आप देखें तो ये चिली से लग रही है। और उसके बाद पूर्व में देखें तो अर्जेंटीना के पूर्व में ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति देख ली। क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल लगभग 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्राजील के बाद देखा जाए अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। पहला ब्राजील है, दूसरा अर्जेंटीना है। उसके बाद आगे हम बात करें जनसंख्या की, बात करें तो लगभग 2024 के जो आंकड़े हैं, 2024 के आंकड़ों के अनुसार अगर जो देखा जाए तो 4.5 करोड़ यहाँ की आबादी है। राजधानी की बात कर ले तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। और आगे जलवायु के बारे में जान ले तो उष्णकटिबंधीय से लेकर ठंडी जलवायु तक यहाँ पर विविधता पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु से लेकर ठंडी जलवायु तक की विविधता यहाँ अर्जेंटीना में पाई जाती है। आगे हम बात करें प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख नदियों के बारे में जान ले तो पराना नदी। पराना नदी, इसके बारे में जाने तो अर्जेंटीना की सबसे लंबी नदी है, जो ब्राजील और पराग्वे से होकर बहती है। जो ब्राजील है, ब्राजील और पराग्वे से होकर पराना नदी यहाँ पर बह रही है, ठीक है। आगे हम बात करें उरुग्वे नदी, दूसरी नदी है उरुग्वे नदी। यह नदी उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है। उरुग्वे नदी जो है, ये उरुग्वे नदी अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में सीमा बनाती है। कोलोराडो नदी, अब कोलोराडो नदी के बारे में जान लेते हैं। ये अर्जेंटीना के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी है। जो कोलोराडो नदी है, ये अर्जेंटीना के अंतर्गत बहने वाली प्रमुख नदी है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखें सलाडो नदी। अब सलाडो नदी जो है, ये मुख्यतः अर्जेंटीना के मध्य भाग में बहती है। यहां पर आप देखिए सलाडो नदी, सलाडो नदी, तो ये अर्जेंटीना के अंतर बहती है, अर्जेंटीना के मुख्यतः मध्य भाग में बहती है सलाडो नदी। तो यहाँ पे नदियों के बारे में हमने जान लिया, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। मैपिंग की सहायता से आप देखते जाइएगा, ये प्रमुख जो नदियां होती हैं, इनसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं। जो प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखें एंडीज पर्वत। अब एंडीज पर्वत से संबंधित जो पॉइंट है जान लेते हैं। तो यह पर्वत श्रृंखला अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ पर आप देखें, ये है अर्जेंटीना और ये है चिली, और इसी की जो सीमा है ना, ये सीमा, इसी सीमा पर देखा जाए तो अर्जेंटीना विस्तृत है। जो एंडीज है, वो एंडीज पर्वत श्रृंखला विस्तृत है यहीं पर, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हम बात करें माउंट अकांकागुआ। जो अकांकागुआ है, इसके बारे में बात करें तो 6,961 मीटर दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत है माउंट अकांकागुआ। वो भी कहां पर अवस्थित है? एंडीज पर ही अवस्थित है। आगे हम बात करें फिट्ज राय पर्वत के बारे में जान ले तो प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। फ्रिट्ज राय पर्वत जो है ये कहां पर अवस्थित है? अर्जेंटीना और चिली के बीच में अवस्थित, जो अर्जेंटीना और चिली के बीच में ही अवस्थित है, सीमा पर अवस्थित है फिट्ज राय पर्वत, ठीक है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पर्वत श्रृंखलाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आगे हम देखें प्रमुख शहर कौन कौन से अर्जेंटीना के। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स के बारे में मैंने आपको बताया, राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो कोर्डोबा। अब कोर्डोबा शहर के बारे में जान ले तो कोर्डोबा शहर जो है, यहां पर आप देखें कोर्डोबा, ये है कोर्डोबा। कोर्डोबा जो शहर है, और यहाँ पर लोकेशन में अगर जो देखें तो ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स के बारे में मैंने बताया, राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। कोर्डोबा के बारे में तो ये ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। उसके बाद देखें तो रोसा रियो। अब जो रोसा रियो है ये पारंपरिक, ठीक है, व्यापारिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो पारंपरिक व्यापारिक उद्योग और औद्योगिक केंद्र के रूप में जो रोसा रियो है ये प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करें मेंडोजा। अब मेंडोजा जो है, मेंडोजा, ठीक है, तो मेंडोजा शहर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वाइन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो शहर होते हैं ना, ये शहर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से होते हैं कि एक तरफ तो शहर दे देगा और वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शहर किस लिए प्रसिद्ध है, मैच द फॉलोइंग में आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसी वजह से ये मेंडोजा शहर जो है, सबसे पहले तो ये याद रखो कहाँ का है, अर्जेंटीना का शहर है, और किस लिए प्रसिद्ध है? ये वाइन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है और कई बार फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। यहाँ पर आप लियोनेल मेसी का फोटो देख सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित होने वाले पहले फुटबॉलर दुनिया के कौन है? लियोनेल मेसी है। इन्हीं को सम्मानित किया गया था। कहाँ के खिलाड़ी? अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया के पहले खिलाड़ी जिनको अमेरिका के प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया, जैसे भारत में भारत रत्न होता है ना, वैसे ही वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, उससे सम्मानित किया गया था लियोनेल मेसी को।
आगे हम बात करें, जो अर्जेंटीना है यहाँ पर टोंगो नृत्य और टोंगो संगीत की उत्पत्ति हुई। जो टोंगो नृत्य होता है, साथ ही साथ जो टोंगो संगीत है, उसकी उत्पत्ति कहां पर हुई? अर्जेंटीना में हुई। अर्जेंटीना से ही संबंधित है। अर्जेंटीना में पेटागोनिया क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में से एक है। जो अर्जेंटीना है वो दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यात यानी कि गोमांस निर्यात में सबसे अव्वल स्थान है अर्जेंटीना का। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने जानी जो प्लेसेस इन न्यूज है उसके अंतर्गत। आगे देखते हैं रोमानिया। अब रोमानिया क्यों चर्चा में आ गया, रोमानिया के बारे में जान लेते हैं। संदर्भ क्या है? तो रोमानिया के राष्ट्रपति क्लास इयोहानिस, जो क्लास इयोहानिस है, इन्होंने विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से जो रोमानिया के राष्ट्रपति हैं, रोमानिया के राष्ट्रपति क्लास इयोहानिस ने इस्तीफा दे दिया है और इसी कारण से रोमानिया चर्चा में आ गया। अब रोमानिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सबसे पहले देखिए राजधानी क्या है। राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी परीक्षा में आपसे पूछ ले, मैच द फॉलोइंग में राजधानी आपसे पूछी जाती है हर बार जब आप यूपीपीसीएस का पेपर देते हैं, आरओ का पेपर देते हैं, तो वहां पर एक तरफ देश दे रखा होता है और दूसरी तरफ राजधानी। पूछी कहां की जाती है? या तो अफ्रीका की राजधानी पूछेगा, किसी अफ्रीकी देश की, या तो किसी यूरोपीय देश की राजधानी पूछेगा। और ज्यादातर जो पूछे जाते हैं यूरोपीय देश से ही पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे देश है, देशों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो वहां से पूछे जाए तो आगे से वहीं से ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखें आधिकारिक भाषा क्या है यहाँ की। तो रोमेनियाई यहाँ की आधिकारिक भाषा है, रोमेनियाई ल्यू। ठीक है, रोमेनियाई ल्यू यहाँ की मुद्रा है। प्रमुख धर्म क्या है? ईसाई धर्म यहाँ का, अधिकतर पूर्वी रूढ़िवादी धर्म यहाँ पे है। सरकार की बात कर ले, सरकार का प्रकार क्या है? तो सरकार के प्रकार की बात कर ले तो संसदीय गणराज्य है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। स्वतंत्रता की बात कर ले, स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो 1877 में ऑटोमन साम्राज्य से रोमानिया स्वतंत्र हुआ था। 9 मई को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूरोपीय संघ का सदस्य कब बना था? जो रोमानिया था यूरोपीय संघ का सदस्य 2007 में बना था। कब? 2007 में रोमानिया जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था। प्रसिद्ध स्थल की बात कर ले, यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो ब्रान कैसल, जो ड्रैकुला का महल, इसको ड्रैकुला का महल भी कहा जाता है, ब्रान कैसल को, ये रोमानिया में अवस्थित है। उसके बाद देखें तो पेलिस कैसल यहीं पर अवस्थित है। और ट्रांसवेलेनिया, ट्रांसवेलेनिया कहां पर, किस देश में अवस्थित है? तो ट्रांसवेलेनिया जो है ये भी अवस्थित है रोमानिया के अंतर्गत ही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर ले, इसका जो स्थान है ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के अंतर्गत आता है। जो रोमानिया है यहाँ पर आप देखिए, ये है रोमानिया। रोमानिया बेसिकली देखा जाए तो ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के अंतर्गत आता है। सीमाओं की बात कर ले तो उत्तर और पूर्व में यूक्रेन है, यानी कि उत्तर ये हिस्सा और पूर्व में यूक्रेन का हिस्सा, उत्तर और पूर्व में यूक्रेन है। पश्चिम की बात कर ले तो हंगरी और सर्बिया है, पश्चिम में हंगरी और सर्बिया है। ठीक है, पश्चिम में बात कर ले हंगरी और सर्बिया है। उसके बारे में अगर हम बुल्गारिया देखें, दक्षिण में है, दक्षिण में बुल्गारिया है, यहाँ पर आप देखिए। उसके बाद हम देखें पूर्व में मालदोव और काला सागर है। पूर्व में देखा जाए तो यहां पर आप देखें मालदोव है और ये काला सागर है। ठीक है, काला सागर। और यूरोप के जो कंट्री होते हैं उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होता है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रोमानिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है। 4 ऑप्शन दे देगा, वहां से एक ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो याद रखना किससे किससे लगती है। एक बार मिटा देता हूं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, या आप अपने रूम में जो मैप लगा रखे हैं उस मैप से चीजों को टैली कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखें प्रमुख नदियां कौन कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 नदियां, डेन्यूब, प्रुथ और मुरेस, ये 3 प्रमुख नदियां हैं। रोमानिया की 3 नदियां प्रमुख कौन कौन सी हैं? डेन्यूब है, प्रुथ है और मुरेस है। प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो प्रमुख पर्वत में देखा जाए तो कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत कहाँ पे पड़ता है? ये रोमानिया में पड़ता है। परीक्षा में से पूछ सकता है कि कार्पेथियन पर्वत कहाँ पर पड़ता है? ये रोमानिया में पड़ता है। ठीक है, जलवायु की बारे में बात कर ले तो समशीतोष्ण जलवायु यहाँ की है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है यहाँ का बुखारेस्ट है। कौन सा? बुखारेस्ट यहाँ का सबसे बड़ा शहर है रोमानिया का। ठीक है, आगे हम बात कर ले अगला जो प्लेसेस इन न्यूज में चौथा प्लेस है वो कौन सा है? चौथा प्लेस है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको क्यों चर्चा में आ गया? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था उसका नाम परिवर्तित करके गल्फ ऑफ अमेरिका करने का प्रावधान किया कि गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति बने सबसे पहला कार्यकारी आदेश कौन सा हस्ताक्षरित किया? यही कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको उसको नाम परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या है, संदर्भ क्या है, सब क्यों चर्चा में आ गया? ट्रंप ने 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मान्यता दी है, यानी कि हर साल अमेरिका में 9 फरवरी का जो दिन होगा इसको गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका डे, जो गल्फ ऑफ अमेरिका है
वो बेसिकली जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था उसका नाम परिवर्तित कर दिया। गूगल मैप ने भी, करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि गूगल मैप ने, अमेरिका में तो वो जो गूगल मैप पे दिखाया जाएगा तो गल्फ ऑफ अमेरिका दिखाया जाएगा, मैक्सिको में गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाया जाएगा, जबकि अन्य देशों में दोनों चीज दिखाई जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी, गल्फ ऑफ अमेरिका भी। संबंधित पॉइंट्स बात कर ले, गल्फ ऑफ मैक्सिको से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्थान के बारे में बात कर ले तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में अटलांटिक महासागर और कैरेबियन महासागर से जुड़ा हुआ है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये किससे किससे जुड़ा हुआ है, ये अगर जो बात करें उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, जो ये नॉर्थ अमेरिका है इसके दक्षिण में अवस्थित है, और यहीं पर बात करें तो ये अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है। सीमाओं के बारे में बात कर ले, इसकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं, तो उत्तर और उत्तर पूर्व अमेरिका से, अमेरिका के कौन कौन से शहरों से लगती है। यहाँ पर शहर जब आप मैप देखेंगे, अपना मैप देखते रहिएगा, मैं शहरों का नाम बोल रहा हूँ, आप अपने मैप एक तरीके से अरेंज करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो टेक्सास से लगता है, फिर उसके बाद लुइसियाना से लगता है, मिसिसिपी से लगता है, अल्बामा से और फ्लोरिडा से, ये है फ्लोरिडा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने चीजों से लगता है, इतने जो अमेरिका के हैं शहर, उन शहरों से लगता है। दक्षिण में देखें तो दक्षिण में किससे लगता है, मैक्सिको से लगता है। दक्षिण में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दक्षिण में देखा जाए तो मैक्सिको से इसकी सीमा लग रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व में देखें तो किससे लग रहा है, क्यूबा से लग रहा है, ये आप देखिए क्यूबा, दक्षिण पूर्व जो है क्यूबा से सीमा लग रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको की। तो यहां पर देख लिया जो इसका जोग्राफिकल लोकेशन है, लोकेशन आप मैप से देखते रहिएगा, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पे सीमा नहीं लगती या किससे सीमा लगती है, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की बात कर ले तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो क्षेत्रफल लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, कितना 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गहराई के बारे में बात कर ले, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको की गहराई कितनी है, अब गहराई के बारे में जान ले तो औसत गहराई इसकी जो है, औसत गहराई है 1615 मीटर। अधिकतम गहराई जो मैक्सिमम गहराई है गल्फ ऑफ मैक्सिको में वो किसकी है, तो 6B डीप, जो 6B डीप है, यहाँ की गहराई अगर हम बात करें तो 4384 मीटर यहाँ पर मैक्सिमम गहराई है गल्फ ऑफ मैक्सिको की। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर ली, प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं गल्फ ऑफ मैक्सिको किन किन कारणों से चर्चा में रहता है उनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख नदियां आके गिरती है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रमुख नदियां आके गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नदियां, मिसिसिपी नदी यहीं पर गिरती है, रियो ग्रांडे नदी आकर गिरती है, फिर उसके बाद देखें तो अपलाचिकोला नदी है, ये भी आके यहीं पर गिरती है। अब यहाँ पर जो प्रमुख, अब जैसे गल्फ है, गल्फ अब ये जुड़ा हुआ है, समुद्र का हिस्सा है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर समुद्री जीवन भी पाया जाता है। समुद्री जीवन में प्रमुख रूप से अगर जो देखा जाए तो प्रसिद्ध क्या क्या है, मछलियां, डॉल्फिन, शार्क, समुद्री कछुए और प्रवाल भित्तियों के लिए गल्फ ऑफ मैक्सिको प्रसिद्ध है। जलवायु कैसी है गल्फ ऑफ मैक्सिको की, तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है गल्फ ऑफ मैक्सिको की। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तेल और गैस के बारे में जान ले यहाँ पर, तो यह क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली अमेरिका जो दावा कर रहा है ना कि हम इसका नाम परिवर्तित कर देंगे, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, अमेरिका का दावा इसी चीज पे है, इसी कारण से अमेरिका इसको अपना दावा ठोक रहा है। जो तेल और गैस क्षेत्र है मैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर अकूत भंडार है और उसी अकूत भंडार को नजरे गड़ाए बैठा है अमेरिका। इसी वजह से वो कह रहा है कि इसका हम नाम परिवर्तित करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे बात करें तूफान और प्रभावित क्षेत्र, जैसे हरिकेन, टाइफून के बारे में आपने सुना होगा, तो अक्सर यहाँ पर आप देखते होंगे कि हरिकेन, ठीक है, आया, यहाँ पर जो मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तूफान प्रभावित क्षेत्र है। देखा जाए तो यह क्षेत्र अटलांटिक तूफानों और चक्रवातों से प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं। अब इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में बात करें तो न्यू ऑरलियंस गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही अवस्थित है। न्यू ऑरलियंस बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अवस्थित है। ह्यूस्टन बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, ये भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही अवस्थित है। उसके बाद देखें तो टेम्पा बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अवस्थित है। वेरा क्रूज बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अवस्थित है। तो ये सारे बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो बंदरगाह होते हैं शहरों के जो स्थलीय भाग है और समुद्री भाग उसी के बीच में अवस्थित होते हैं और बेसिकली ये व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बंदरगाहों का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पर ऐतिहासिक और पर्यावरणीय जानकारी भी जान लेते हैं कुछ गल्फ ऑफ मैक्सिको से संबंधित। अभी यूरोपीय खोज जो हुई थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको की खोज कैसे हुई थी, सबसे पहले कब हुई थी, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखें तो 1497-98 में जॉन
कोबोट द्वारा खोजा गया था। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है किसके द्वारा खोजा गया था? तो जॉन कोबोट के द्वारा इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1497-98 के आसपास इसको खोजा गया था। पर्यावरणीय खतरे यहां पर क्या है? पर्यावरणीय खतरों के बारे में देखें तो तेल रिसाव 2010 में डीप वाटर हैलोजन ऑयल स्पिल सबसे बड़ा पर्यावरणीय हादसा था। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि डीप वाटर हैलोजन ऑयल स्पिल कहां पर हुआ था? तो ये मैक्सिको की खाड़ी में हुआ, मैक्सिको की खाड़ी में यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ था। और ये इस कब हुआ था? ये 2010 में हुआ था और सबसे बड़ा ये तेल रिसाव था उस टाइम का देखा जाए तो। आर्थिक महत्व क्या है इस जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो ये प्रमुख मत्स्य उद्योग क्षेत्र है, शिपिंग क्षेत्र है, साथ ही साथ पर्यटन और तेल उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ये मत्स्य उद्योग, शिपिंग, पर्यटन और तेल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन देशों के लिए व्यापार और पर्यावरण दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थे, प्लेसेस इन न्यूज, उसके अंतर्गत हमने अपने इस वीडियो में चर्चा की। बमुश्किल आधे घंटे से भी कम में आपको जितने भी प्रमुख 4 देशों के बारे में आपको जानकारी मिल गई, 4 लोकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी दी। अब कुछ प्रश्न है आपके लिए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 95 वर्ष की आयु में दिवंगत सैम नजूमा कौन है? यानी कि 95 वर्ष की आयु में सैम नजूमा का निधन हो गया, ये कौन है? नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति, नामीबिया के वर्तमान राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी या बोत्सवाना के राष्ट्रपति? ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नामीबिया की सीमा पर नहीं लगा है? नामीबिया की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया या दक्षिण अफ्रीका? ठीक है, तो यहां पर ये 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो धीरे धीरे आपके बीच आते रहेंगे घटना चक्र पीसीएस चैनल पर। घटना चक्र पीसीएस चैनल धीरे धीरे हमारा ग्रो करता जाएगा, आप लोग सहयोग बनाए रहिए। जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करता जाएगा लगातार इस पे पीसीएस ओरिएंटेड कंटेंट आते रहेंगे और लगातार आलोक सर, मैं और अन्य टीचरों के द्वारा यहाँ पर वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।